मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई जिलों का हाल काफी बेहाल है। इस बीच मौसम विभाग ने एक और चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग में सतना, गुना, श्योपुर कला, इसके साथ छतरपुर, टीकमगढ़ में भारी बरसात का रेड अलर्ट जारी किया। इसके अलावा शहडोल संभाग, रीवा, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, दमोह, सागर, नीमच, मंदसौर में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड और मुरैना में भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो आपको हम बता रहे हैं कि लगातार बरसात तो मध्य प्रदेश में हो ही रही है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि ऐसे हालात रहने वाले हैं। इसके साथ ही रेड अलर्ट जारी किया गया है। कहां कहां पर बरसात ज्यादा होगी, कहां कहां पर ऑरेंज अलर्ट है, रेड अलर्ट है, वो भी जी मीडिया आपको बता रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 5 जिलों में भारी बरसात का रेड अलर्ट मध्य प्रदेश में जारी कर दिया गया। उसमें से देखिए सतना, गुना, श्योपुर कला, छतरपुर, टीकमगढ़ में शामिल है। कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उसके बारे में भी आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर अति भारी बारिश, कहीं पर भारी बारिश, कहीं पर मध्यम बारिश, कहीं पर हल्की बौछारें देखने को मिल सकती हैं। कल आपको बताएं कि 12 ऐसे जिले थे जहां पर अलर्ट जारी किया गया था। आज 5 ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, जहां पर भारी बारिश हो सकती है। हो सकता है कि कहीं पर बिजली गिरने की आशंका भी व्यक्त की जा रही हो। प्रमोद, जी मीडिया रिपोर्टर, भोपाल से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, लगातार बारिश हो रही है, आफत बन के भी कई बार बारिश बरस रही है, लेकिन 5 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पर काफी तेज बारिश हो सकती है। इसको लेकर क्या मौसम विभाग कह रहा है कि कोई नुकसान तो नहीं हो सकता है? देखिए, लगातार बारिश हो रही है। प्रदेश भर में मानसून सक्रिय है, मेहरबान कहेंगे हम मध्य प्रदेश में। और जिस तरीके से रूठा था और फिर लोगों ने जो अलग अलग जतन किए बारिश के लिए, और अब लगातार जो बारिश हो रही है उससे यही लगता है कि मध्य प्रदेश में मानसून मेहरबान है। और मानसून मेहरबान इस कदर है कि नदी नाले उफान पर हैं। और मौसम विभाग का जो देखिए अब जो 2 अलर्ट है, एक रेड अलर्ट है, 5 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों की चिंता बढ़ा रहा है क्योंकि उन क्षेत्रों में ऑलरेडी पहले से तेज बारिश हो रही है। ग्वालियर, चंबल क्षेत्र के कुछ जिले हैं, तो कुछ सतना के पास के जिले हैं। इन 5 जिलों में यदि जो मौसम विभाग का अलर्ट है उस हिसाब से देर रात को भी बारिश हुई है, फिलहाल अभी भी बारिश हो रही है, तो निचली बस्तियों में जलभराव जैसी स्थिति निर्मित हो रही है और लोगों की मुश्किलात भी बढ़ रही है। और खासकर मुश्किल बढ़ रही है किसानों की, क्योंकि अब किसान सोयाबीन की फसल के लिए चिंतित हो चला है और लगातार बारिश हो रही है। हालांकि राजधानी भोपाल के आसपास की यदि हम बात करें तो तेज बारिश नहीं हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है। और किसानों के लिए इस क्षेत्र में ये बारिश फायदेमंद है क्योंकि पूरा टाइम किसानों को मिल रहा है धान लगाने के लिए और ये समय धान लगाने का, इसलिए ये जो भोपाल के आसपास बारिश हो रही है और जो ऑरेंज अलर्ट है वो देखिए किसानों के लिए फायदेमंद है क्योंकि मीडियम बारिश होने के चलते, रिमझिम बारिश होने के चलते किसान जो खरीफ की फसल है धान लगा पा रहे हैं और ये बेहतर भी है। लेकिन कई जिलों में तेज बारिश हो रही है, खासकर ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात करें, वहां पर लगातार बारिश हो रही है, तो वो लोगों की चिंता बढ़ाने लगा है, निचली बस्तियों में पानी भरने लगा है। और भोपाल देखिए सरकार की तरफ से तमाम कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अलर्ट मोड पर रहें क्योंकि अब नदियां भी निर्देश तो प्रमोद दे दिए जाते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि कल भी हमने कई ऐसे तस्वीरें देखी प्रमोद जहां पर नदी के पास, पुल के पास अगर कोई घर होता है तो जल जमाव इतना ज्यादा हो जाता है कि लोग नाव चलाने लग जाते हैं, लोग घरों से बाहर निकलते हैं, खुद ही सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि कैसे पुल पार किया जाए। वहां पर प्रशासन नजर नहीं आता है। तो निर्देश तो दिए जा रहे हैं लेकिन उसका पालन नजर नहीं आ रहा है। देखिए, प्रशासन अलर्ट है और जहां भी इस तरीके की कोई स्थिति निर्मित होती है तो देखिए लोगों की जान बचाने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन लोगों को भी समझना होगा। देखिए जो लोग अपनी जान से इस कदर ना खेलें, हमें कई जगह तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, वो चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है कि लोग खतरे को नहीं भांप पा रहे हैं। पुल के ऊपर से पानी है तो लोग बेवजह बाहर निकाल रहे हैं, बार बार हिदायत के बावजूद भी लोग नहीं मानते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ये तस्वीरें चिंताजनक है, लोगों को समझना होगा, ऐसा नहीं है। देखिए जो सरकार ने अलर्ट जारी किया है उसको लेकर
लेकर तमाम जो स्पॉट है जहाँ पर नदी नाले उफान पर है वहाँ पर प्रशासन की टीम तैनात है, पुलिस बल तैनात है। लेकिन कई ऐसे गांव खेड़े की यदि हम बात करें तो नदी नाले उफान पर रहते हैं और ग्रामीण लोग कई किसी जगह देखिए इस तरीके से खतरों को दावत दे देते हैं। लोगों को समझना होगा, क्योंकि देखिए यानी कि आप कह रहे हैं कि प्रशासन अपना काम कर रहा है कई जगहों पर, लेकिन लोगों को समझना होगा, लोगों को प्रशासन का साथ देना होगा। ठीक है प्रमोद, आप बने रहिए, लगातार आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। श्योपुर में लगातार हो रही बारिश भारी मुसीबत लेकर आई है। एक तरफ जहां पर नदियों में उफान है, वहीं बारिश के बाद लबालब तस्वीरें तालाब की देखने को मिल रही हैं और आपदा गांव में डैम के ओवरफ्लो होने से बारिश का पानी गांवों में भर गया है। जलमग्न होते घरों में लोग अपनी गृहस्थी का सामान बचाते नजर आए। यही हाल श्यामपुर और रीछी गांव में भी देखने को मिला। दोनों गांवों में तेज बारिश के बाद तालाब के किनारे फूट पड़े। तेज बहाव के साथ पानी गांवों में भर गया। इसके साथ ही सैकड़ों बीघा खेत भी जलमग्न हो गए। श्योपुर के पास बहने वाली सीप नदी भी उफान पर है। नदी का पानी खुद तक पहुंचने वाला है। सीप नदी का पानी आसपास के इलाकों में भर गया है, बाजारों तक पहुंच गया है। कई घर टापू बन गए हैं। गांवों में पानी भरने की सूचना के बाद कलेक्टर और एसपी इलाके में पहुंचे, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रखे हैं। बात महंगाई और बढ़ती महंगाई पर एमपी के एक मंत्री जेके महाज्ञान की कर लेते हैं। देश में इन दिनों आसमान छू रही है महंगाई। जो भी खरीदने जाइए महंगा नजर आता है। पेट्रोल, डीजल, सरसों के तेल की कीमतों में तो ऐसी आग लगी हुई है कि जनता उस आग में झुलसने को मजबूर हो गई है। जब जनता को सरकारों से राहत के मरहम की जरूरत है तो ऐसे में एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कह दिया है कि बढ़ती महंगाई के लिए पंडित नेहरू और उनका परिवार ही जिम्मेदार है। मंत्री के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई महंगाई के लिए नेहरू और उनका अगस्त 1947 में दिया गया भाषण जिम्मेदार है? देश की जनता इन दिनों महंगाई से जूझ रही है। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, सब्जी महंगी, सरसों का तेल महंगा। यही महंगाई विपक्ष के लिए ब्रह्मास्त्र है तो सरकारें अपना दामन बचाने के लिए अजब गजब दलीलें देने लगी हैं। एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बढ़ती महंगाई के पीछे ऐसी दलील दी जिसे कोई पचा नहीं पा रहा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने मंत्री जी से महंगाई पर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सवाल पूछा तो विश्वास सारंग ने कह दिया कि महंगाई के लिए पूर्व पीएम पंडित नेहरू जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, सारंग ने तो कांग्रेस को यह भी नसीहत दे दी कि अगर उन्हें प्रदर्शन करना ही है तो दिल्ली में सोनिया गांधी के घर के बाहर करें। कांग्रेस यदि महंगाई और इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन करना ही चाहती है तो उन्हें 10 जनपद के बाहर करना चाहिए, क्योंकि इस देश की आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था को कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को जाता है। लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। एक तो महंगाई पर आग बबूला विपक्ष और ऊपर से पूर्व पीएम को ही महंगाई और कमजोर होती अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार बताने वाले मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने मंत्री को आड़े हाथों ले लिया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि प्रदेश में नकली शराब के साथ साथ गांजे की खपत भी बढ़ने लगी है। सरकार को नशा मुक्ति अभियान जोर शोर से चलाना चाहिए। एक वरिष्ठ मंत्री के अगर ये बोल रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि नशा मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश में और तेज गति से चलाना चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि ये सावन के महीने में ये नकली और जहरीली शराब के साथ साथ नकली गांजा भी बिकना शुरू हो गया है। सरकार को देखना चाहिए सब मामले, इन सब मामलों पे एक साथ रोक लगाए। अब सवाल यह है कि पहले से ही महंगाई की आग में झुलस रही जनता को राहत का मरहम लगाने की बजाय मंत्री जी ने ये कैसा बयान दे दिया? क्या एमपी की जनता मंत्री के बयान से सहमत हो पाएगी? पहले सिगरेट के स्पेशल ब्रांड के लिए विमान उड़ाने से लेकर नेहरू के भाषण पर हमला करने वाले सारंग साबित क्या करना चाहते हैं? और सवाल ये, क्या उनके आरोपों में दम है या फिर अपनी और अपनी सरकार की छवि बचाने की जुगत है? आकाश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो बढ़ती महंगाई के लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराने वाले बयान पर मचे बवाल के बाद मंत्री विश्वास सारंग अपने बयान पर अभी भी कायम हैं। उन्होंने कहा कि नेहरू की वजह से ही देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि जवाहरलाल नेहरू ने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया लेकिन कृषि आधारित नहीं किया। नदियों को जोड़ने का काम करते तो देश का किसान खुशहाल होता। जवाहरलाल नेहरू ने देश की अर्थव्यवस्था से चंद उद्योगपतियों को ही जोड़ा, जबकि पीएम मोदी की जनधन योजना ने अर्थव्यवस्था को आम लोगों से जोड़ा है। अर्थव्यवस्था पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, ठीक है करते, परंतु वो क्या कृषि पर आधारित नहीं होना था? क्या कृषि पर अवलंबित हम उद्योग लगाते तो इस देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होती? इस देश में का इतिहास कहता है कि जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो उनके सामने रिवर इंटरलिंकिंग का एक बड़ा प्रोजेक्ट आया था। इस देश में यदि सब नदियों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता और पूरा देश यदि इरिगेटेड हो जाता, हर खेत में पानी पहुंच जाता, तो आज इस देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होती। मुझे लगता है कि ये सब जो भूले रही वो आज तक हम भुगत रहे हैं। अर्थव्यवस्था में चंद उद्योगपतियों का इन्वॉल्वमेंट यदि किया तो वो नेहरू जी ने किया। इस देश की अर्थव्यवस्था में आम जन को जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी की जनधन योजना ने किया है। आप उठाकर देखिए अर्थव्यवस्था का सिद्धांत क्या है। अर्थव्यवस्था चंद लोगों तक सीमित रहेगी तो कभी अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती। कांग्रेस के नेताओं को मैं फिर कहना चाहता हूं, व्यापकता लेके आए और यदि कोई गलती हुई थी तो उसको स्वीकार करें। इस देश में जिस प्रकार की समस्याओं को लेकर नेहरू ने एक तरफा काम किया, उसका परिणाम निकला है कि इस देश की आबोहवा बिगड़ी थी। अब चीजें ठीक हो रही हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का विवादित बयान सामने आया है। मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ग्रामीण विकास राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद पहली बार सिवनी के घनसौर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोग सरपंच और सचिव की शिकायत करते हैं, लेकिन अब उनकी बदमाशी नहीं चलेगी। इसके लिए चाहे सरपंच सचिव को कौवे जैसा टांगना क्यों ना पड़ जाए। अपनी बात संभालते हुए फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि मैं कोई धमका नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि गांव के लोग इतनी शिकायत करते हैं तो शिकायत का समाधान क्या है। लोग हैं यहाँ जो लोग शिकायत करते हैं, कई बार मेरे अनुभव में आया, परंतु मैं आज कहना चाहता हूँ ये काम अब मेरे पास आया, बदमाशी कोई नहीं चलेगी। जितने लोग में आज का है कि हमको एक आध दो को कौवा से टांगते करना भी पड़े, चाहे सचिव हो, चाहे सरपंच हो, कोई भी व्यक्ति हो, हम उनके बारे में चिंता करेंगे। मैं ये कोई धमका नहीं रहा हूँ, परंतु मुझे लगता है कि जब इतनी शिकायतें गाँव के लोग करते हैं तो शिकायत का समाधान क्या है। बड़ी खबर आपको भोपाल से दे, जहां पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी के सीट प्रभारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उपचुनाव वाली सीटों के प्रभारी मंत्री करे विकास पर फोकस। सूत्र ऐसा बता रहे हैं, कांग्रेस सरकार के वादा खिलाफी को उपचुनाव में मुद्दा बनाएं, किसानों के कर्ज माफी को अपने भाषण में प्राथमिकता दें, बेरोजगार युवाओं के साथ वादा खिलाफी को भी प्रमुखता दें। सूत्र ये बता रहे हैं कि ऐसे घेरने की तैयारी है बीजेपी के आने वाले उपचुनावों में कांग्रेस को। प्रमोद जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, ये प्रमुख मुद्दे, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, कैसे कांग्रेस को घेरना है, किन किन मुद्दों को उठाना है उपचुनाव में प्राथमिकता के साथ, इस पर फोकस है बीजेपी का अब। देखिए, बीजेपी प्रदेश कार्यालय से ये निर्देश उन मंत्रियों को दिए गए हैं जिन्हें उपचुनाव के, देखिए, 1 लोकसभा और 3 जो विधानसभा सीटों का प्रभार दिया गया। उन मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो उन क्षेत्रों में जाएं, सीटों पर जाएं और विकास पर फोकस करें। जो अधूरे कामकाज है उन्हें पूरा करने पर फोकस करें, जनता को बीजेपी से जोड़ने का काम करें। इसके साथ साथ वहाँ यदि कार्यक्रम करते हैं तो उनके कार्यक्रम में स्पीच में प्रमुखता, देखिए, कमलनाथ की वादा खिलाफी होना चाहिए। किसानों के 2 लाख का कर्ज माफ नहीं हुआ है। बेरोजगार युवाओं को जो भत्ता देने का कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया है, और ये वादा खिलाफी, कमलनाथ को टारगेट करना, देखिए, ये प्रमुख निर्देश है। और इसी को लेकर उपचुनाव के समर में बीजेपी उतरेगी। ये महत्वपूर्ण निर्देश बीजेपी दफ्तर से जारी किए गए हैं, क्योंकि देखिए, बड़ी जिम्मेदारी बड़े नेताओं पर उपचुनाव में बीजेपी ने दी है। कई मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया उपचुनाव की सीटों पर। देखिए, 4 सीटों पर उपचुनाव
होना है, लोकसभा खंडवा पर होना है, जोवट, रैगांव, पृथ्वीपुर। बीजेपी ने देखिए मजबूत तैयारी की है। अब मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो क्षेत्र पर फोकस करें, वहां पर सीट की स्थिति जाने, कहाँ क्या क्या नाराजगी है, कौन से विकास कार्य अधूरे हैं, वो विकास कार्यों पर फोकस करें। महत्वपूर्ण तो ये है, यदि वो वहां पर राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं तो स्पीच में प्रमुखता कमलनाथ की बाधा खिलाफी होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण निर्देश है। बीजेपी को मिलाकर ये कहना चाहती है कि हमारा फोकस विकास पर ही है इन उपचुनावों में भी। ठीक है प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पंचायत कर्मियों की हड़ताल के बाद प्रदेश भर की पंचायतों में काम ठप है। अब ऐसे में कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को आम लोगों की परेशानी दिख नहीं रही है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि पंचायतों में काम बंद होने से मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हड़ताल को लेकर कदम उठाएं। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हम संवाद स्थापित कर रहे हैं और लोगों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने वादा खिलाफी की थी, ऐसे में उन्हें सचिवों के हक की बात करने का कोई हक नहीं है। पंचायतों के काम ठप पड़े हुए हैं, सारे कर्मचारी हड़ताल पे हैं, सरकार बात करने को तैयार नहीं है। ना तो मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी निकल पा रही है, ना उनके काम हो पा रहे हैं और स्पष्ट रूप से पूरी ग्रामीण व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। सरकार जल्द से जल्द इनकी मांगों का निराकरण करे और कहीं ना कहीं ग्रामीण जो सरकार है उसको चलाने के लिए करे। स्पष्ट रूप से पंचायतों में जनता त्रस्त है और सरकार नशे में मत बसे। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका का निर्वहन तो कर नहीं रही और कांग्रेस जिन वर्गों के साथ आज आकर खड़े होने का नाटक कर रही है, 15 महीने वो कहाँ थे? क्या कमलनाथ की सरकार के समय ये मांगे नहीं थी? क्या कमलनाथ जी की सरकार के समय ये वर्ग इस तरह की डिमांड नहीं करते थे? उस समय तो आपने ध्यान दिया नहीं, उस समय तो आपने किसी वर्ग का कल्याण किया नहीं, जनता की योजनाएं बंद कर दी, जनता को लगातार कुठाराघात करने के लिए भ्रष्टाचार का प्रशासन स्थापित कर दिया। अब किस मुंह से हम बात कर रहे हैं? देखिए, केवल राजनीति करना ये कांग्रेस की आदत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह दिल्ली के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनके घर जाकर मुलाकात की। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। सीएम शिवराज सिंह ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मध्य प्रदेश के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही अमित शाह से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह भोपाल लौट आए। तो अहम मुलाकात और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब शिष्टाचार भेंट की गई। साथ ही मध्य प्रदेश के लिहाज से कई ऐसे मुद्दे भी उठाए गए हैं। मध्य प्रदेश के लिहाज से भी कई बिंदुओं पर बातचीत गृह मंत्री से की गई है। मध्य प्रदेश में लोगों को फिलहाल नाइट कर्फ्यू से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। सरकार ने प्रदेश में 10 अगस्त तक नाइट कर्फ्यू जारी रखने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। 10 अगस्त तक कोरोना गाइडलाइन पहले की तरह ही जारी रहेगा। सरकार का फोकस कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करना है, लिहाजा सरकार ने नाइट कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी है। भिंड में भारी बारिश की वजह से जिला जेल की दीवार ढह गई, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया। जेल की बैरक नंबर 7 की छत के साथ ही बैरक नंबर 4 और 5 की दीवारें ढह गई। इस घटना में 21 कैदी घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इसमें से एक कैदी की हालत काफी सीरियस है, जिसको देखते हुए ग्वालियर रेफर किया गया। हादसे के बाद जेल के 234 कैदियों को ग्वालियर के सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। कैदियों को शिफ्ट करने के दौरान चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिली सुरक्षा के लिहाज से। वहीं हादसे के बाद जेल के बाहर कैदियों के परिजनों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया और कैदियों ने नहीं मिलने देने पर हंगामा शुरू कर दिया। मामले को शांत कराने के लिए एसपी ने महिला परिजनों को कैदियों को देखने की छूट दी। जानकारी के मुताबिक जिला जेल की दीवार पहले से कमजोर थी, जिन्हें बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ।
सावन में बाबा महाकाल के दर पर भक्तों की भीड़ जुट रही है। वहीं पर सावन के सोमवार को ज्यादा भीड़ जुटने के आसार नजर आ रहे हैं। वैसे में जिला प्रशासन काफी अलर्ट है। अधिकारियों ने आज मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण किया और इस दौरान बैरिकेडिंग, प्रसाद बांटने की जगह और टोकन काउंटर का जायजा भी लिया गया। कलेक्टर ने महाकाल के भक्तों से अपील की है कि कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए मंदिर में दर्शन करने आए। जो भी भक्त बिना मास्क के आएगा उसका स्पॉट फाइन काटा जाएगा। चेतावनी के बाद मंदिर में प्रवेश भी नहीं दिया जाएगा। आपको बताएं कि पिछले सावन के सोमवार को महाकाल मंदिर में हजारों भक्तों की भीड़ जुट गई थी और अव्यवस्था भी काफी देखने को मिली थी, जबकि सोमवार के दिन प्री बुकिंग के माध्यम से मात्र 5000 भक्तों को ही दर्शन की अनुमति है। तो हमारी पूरी प्लानिंग है वो प्री बुकिंग दर्शन के माध्यम से, और अगर प्री बुकिंग नहीं है तो विशेष दर्शन के माध्यम से ही रहेगी। देखिए, एक तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है, मास्क नहीं लगाए हुए है, तो न केवल हम लोग उसके ऊपर स्पॉट फाइन की कार्रवाई करेंगे, और अगर चेतावनी के बाद आगे भी ऐसा करना जारी रखता है तो हम लोग उसको आगामी मंदिर में वो प्रवेश न कर पाए, ये व्यवस्था भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। अधिकांश आरोपियों के क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपराधिक रिकॉर्ड भी पाए गए हैं और ये कहीं न कहीं अपराध करने की नीयत से उज्जैन में आए थे। इन सभी के विरुद्ध में अलग अलग थाना कानूनी कार्रवाई की गई है और जो आरोपी है उनको जुडिशियल रिमांड भेजा गया है। साथ में जो आरोपियों के जो डिटेल्स हैं, उनके फ़ोटो और जानकारी है, वो सभी ज़िलों को, इसके अलावा ऑल इंडिया पर भी जो भी विभिन्न नेटवर्क हैं उनके माध्यम से सबको भेजा जा रहा है, क्योंकि ये आरोपी हैं वो इंटर स्टेट रूप से ऑपरेट करते हैं।